यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट डे हमने सैलरी रिवाइज किया था, उसमें बहुत सारा पार्ट परक्यूसिट्स तक काम खत्म कर चुके थे। गुड मॉर्निंग आर्या, शिवराज, हर्षाली, निशी, मैक, शिवानी, तरनदीप, प्रिया, ईशानी, गुड मॉर्निंग। अब जो लास्ट पार्ट सैलरी का हमारे पास बचा है वो है मालिक अपना रिटायरमेंट बेनिफिट, और उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी जो है दो तरह से आएगी, या तो ड्यूरिंग द सर्विस जो कि हमेशा ही टैक्सेबल है, और दूसरा डेथ हो जाए तो फिर एग्जम्प्ट है, और तीसरा अगर आफ्टर दी सर्विस आई तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी ग्रेचुइटी एग्जाम मान ली जाएगी। बोलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास अभी जो है कंसेप्ट वो है ग्रेचुइटी का। देख लीजिए आराम से, फार्मूला क्या रहेगा सर? तो क्वेश्चन एग्जाम में अगर सर्विस के दौरान आए तो हम टैक्सेबल बोल देंगे, और अगर बात आती है आफ्टर सर्विस की तो गवर्नमेंट के लिए तो पूरा एग्जाम्प्ट है, इसमें तो कोई कैलकुलेशन हमको करना ही नहीं है। अब बचता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में कवर्ड अंडर पोगा है और नॉट कवर्ड अंडर पोगा है। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में अगर कोई एम्प्लॉय कवर्ड है तो इन तीन स्टेप्स में से जो भी सबसे कम होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये ऑन करना पड़ेगा मुझे। हाँ, गुड मॉर्निंग वंश एंड आर्या। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है तीन स्टेप लगाना, और इस तीन स्टेप से चेक करना कि क्या क्या इसमें टैक्सेबल होगा और क्या क्या एग्जम्प्ट हो सकता है। देखिए, सबसे पहली स्टेप हमारे पास अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, फार्मूला याद करें, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट कितनी हमारे पास 20 लाख, अगर उसमें से पहले कुछ एग्जाम किया हो तो उसको हम माइनस कर सकते हैं। तीसरा है 15/26 इंटू लास्ट नॉन सैलरी इंटू CYOS विच एवर इज लेस इज। तो इसके नीचे ही हम क्या लिख देंगे? अमाउंट रिसीव्ड, तो इसी से क्या निकल जाएगा? अमाउंट टैक्सेबल। तीन स्टेप, पहला अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा 20 लाख, तीसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू CYOS। पहला, ये दो अमाउंट आपको आराम से मिल जाएंगे, ये आपका डाटा है। CYOS का मतलब हमने क्या देखा था? मोर देन 6 मंथ हुआ तो फुल ईयर लेंगे, और 6 मंथ से लेस है तो इग्नोर कर देंगे। तो जैसे 36 साल 5 महीने तो हम कितना गिनेंगे? 36 साल, और 36 साल 7 महीने तो हम कितना गिनेंगे? बोलिए मालिक। सैलरी का मतलब हमेशा लास्ट ऑन सैलरी होगा, और सैलरी यहां पर होगी बेसिक प्लस डीए। रिटायरमेंट बेनिफिट वाला पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा डीए आएगा। कमेंट करें, लाइक करें, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला, अगर पोगा वाला क्वेश्चन आए तो इससे इजी कुछ भी नहीं है एग्जाम में। नॉट कवर्ड अंडर पोगा में भी पहली दो स्टेप तो से मैं रिपीट करें। पहला, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड। दूसरा, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख। तीसरा, 1/2 या हाफ मंथ सैलरी जिसको हम बोलते हैं, एवरेज मंथली सैलरी इंटू सिवाय इसका यहां मतलब है हमको कभी भी फ्रैक्शन कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 36 साल 5 महीने हो, 36 साल 7 महीने हो, 36 साल 364 दिन हो, तो भी आपको क्या गिनना है? 36 साल ही काउंट करना है। सिवाय इसमें हमारा यहां का रूल क्या? इग्नोर द फ्रैक्शन, इग्नोर द। अब बात बचती है कि भाई सैलरी का मतलब क्या? तो सैलरी यहां कौन सी वाली आएगी? वही HRA वाली। फार्मूला बोले भैया, सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए कंडीशनल प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। मुद्दा आया सर ये एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का उन्होंने फार्मूला दिया पिछले 10 महीने की सैलरी। ये 10 महीने गिनने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है डेट टू डे, एक होता है मंथ टू। हमको यहां कौन सा लेना है? मंथ वाला लेना है कि डेट वाला लेना है? मंथ वाला लेना है। तो अगर आप 31 दिसंबर को रिटायर हुए, या 21 दिसंबर को रिटायर हुए, या 5 दिसंबर को रिटायर हुए, तो पिछले 10 महीने कहां से गिनेंगे? हम गिनेंगे नवंबर से लेकर। क्यों ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने बोला सैलरी ऑफ कौन से 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ। तो आप जिस महीने रिटायर हो रहे हैं उसको छोड़ दें, और पिछले 9 महीने 10 महीने काउंट कीजिएगा। और पिछले 10 महीने में अगर सैलरी एक जैसी है तो वही एवरेज है फिर तो। अरे, अगर पिछले 10 महीने की सैलरी एक जैसी है, कोई चेंज नहीं है, तो जो लास्ट सैलरी है वही आपकी एवरेज है। कैलकुलेशन बढ़ेगा कब? कैलकुलेशन तब बढ़ेगा जब हम बोलते हैं कि सैलरी में इस तरह से मंथ चेंज करने पड़ सकते हैं आपको। याद किया हमने बोला था जब से चेंज आएगा तब से एक नया कॉलम बनेगा। तो यहां बोल दिया उन्होंने कि अक्टूबर में वो रिटायर हुआ, तो हम कहां से काउंटिंग शुरू करेंगे? सितंबर से दिसंबर 20 तक काउंटिंग जारी है। उसमें बीच में उन्होंने बोला अप्रैल से सैलरी चेंज है, तो हमको 4 महीने इधर 6 महीने इधर ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना पड़ सकता है या नहीं करना पड़ सकता?
तो अगर आपको फार्मूला याद है तो आप कर पाएंगे, वरना ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। तो मंथ टू मंथ काउंटिंग में जिस मंथ रिटायर हो रहे हैं, जैसे अक्टूबर मंथ में रिटायर हो रहे हैं, तो काउंटिंग कहां से शुरू होगी? सितंबर से लेके कहां तक जाएंगे हम? दिसंबर 20 तक। हमारा प्रीवियस ईयर वैसे 21 22 है, लेकिन पिछले 10 महीने कहां तक जा सकते हैं? 1920 2021 में भी जा सकते हैं, सॉरी 1920 2021 में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन डाटा देगा नहीं देगा? हमको ये 4 महीने की सैलरी निकालने में कोई दिक्कत जाएगी क्या? बोलिए मालिक। तो पिछले 10 महीने का ये हम पहले 10 महीने की सैलरी निकालेंगे, इसका फिर एवरेज निकालेंगे 187 200, जैसे मेरे एग्जांपल में टोटल है। क्वेश्चन ने बहुत क्लियरली बोला था, यहां से देखो जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसके हिसाब से हम मान रहे हैं कि दिसंबर से सितंबर के बीच में, अप्रैल में सैलरी चेंज हो रही है, तो अप्रैल से सितंबर अलग, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अलग, तो 4 और 6 ऐसे टोटल कितने महीने होने चाहिए? 10 महीने का कैलकुलेशन होना चाहिए। बोलिए मालिक। ये कब कर रहे हैं? जब नॉट कवर्ड अंडर होगा हो तो। बोलिए भाई हाँ या ना? 30 साल 7 महीने की सर्विस से कितना लेंगे नॉट कवर्ड में? 30 साल 7 महीने 30, नॉट कवर्ड में, नॉट कवर्ड पढ़ रहे हो ना अभी? 30 कवर्ड होता तो 31 ले लेते। करेक्ट महक? तो बात समझिएगा भैया, जरा सा फॉर्मूला है, पिछले 10 महीने मंथ टू मंथ गिनने। अगर कोई 1 जनवरी को रिटायर हुआ तो दिसंबर से गिनेंगे ना, और अगर कोई दिसंबर में रिटायर हुआ तो। और इस वाले में तो सिर्फ कौन से महीने की सैलरी थी? लास्ट रॉन सैलरी, तो कितने महीने की? एक ही आखिरी मंथ, एवरेज की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे। अगर क्वेश्चन बोल दे पिछले 10 महीने में सैलरी चेंज ही नहीं हुई है, तो जो आखिरी सैलरी रिटायरमेंट के समय वही आपकी एवरेज सैलरी हो जाएगी। तो दो बातें भैया, और क्वेश्चन एग्जाम में इसलिए कवर हो तो किसका कवर हो सकता है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा पॉइंट क्या है? एग्जम्प्ट है, हाँ या ना? पोगा और नॉट पोगा, ग्रेचुइटी का पॉइंट अगर खत्म करते तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम, इसमें ध्यान रखना गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरी की पूरी ग्रेचुइटी क्या है, एग्जम्प्ट कैलकुलेट की जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो है ऐसा का ऐसी एक और इंपॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट, वो है लिव इनकेशमेंट। बोले मालिक क्या बोलता है लिव इनकेशमेंट? लिव इनकेशमेंट का मतलब क्या? एम्प्लॉयर आपको ड्यूरिंग द सर्विस हर साल कुछ लीव का पैसा देता है कि 40 लीव दूंगा मैं हर साल, 45 दूंगा, 25 दूंगा, 28 दूंगा। क्या है ये लीव? अगर आप इन लीव को यूज नहीं करते तो बाद में इनका क्या हो जाएगा? ऐसा भी होता है जितने साल की आप सर्विस कंप्लीट करते जाओगे, नंबर ऑफ ईयर्स जितने जितने कंप्लीट करोगे, उस हर एक साल के लिए आपको इतना इतना एंटाइटलमेंट होता जाएगा। तो बेसिकली रूल इतना सा है कि सपोज एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो बोलता है जितने साल आप सर्विस करोगे हर साल की आपको लीव इनकेशमेंट कितनी मिलेगी? 45 डेज, ऐसा कुछ वो बोल सकता है। ड्यूरिंग द सर्विस अगर लीव इनकेशमेंट मिला तो ये हर तरह के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। तो बोले ड्यूरिंग द सर्विस लीव इनकेशमेंट टैक्सेबल फॉर, अगर ये रिटायरमेंट के समय मिला तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो अब कैलकुलेशन किसका बचता है? कैलकुलेशन बचता है अब किसका? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 4 स्टेप में से जो भी कम होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जाम। पहली स्टेप अमाउंट एक्चुअली, इसी रिसीव्ड को यहां लिख देंगे तो टैक्सेबल निकल जाएगा। तो पहले एग्जाम निकालेंगे, पहले टैक्सेबल? पहले एग्जाम तो निकाल लें, फिर क्या निकालेंगे? फिर टैक्सेबल निकाल लेंगे। बोलिए भैया, कमेंट करें मालिक फटाफट से, कमेंट करें बेटा जल्दी से। तो पहला स्टेप याद करें मेरे साथ साथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। दूसरा स्टेचुरी लिमिट कितनी है, ग्रेचुइटी में कितनी थी। तीसरा 10 इंटू एवरेज मंथली सैलरी, एंड फोर्थ इज अनअर्न्ड लीव इंटू एवरेज मंथली सैलरी। अब इस कैलकुलेशन में ऊपर की 2 स्टेप सिंपल है, 10 आपको लिखना ही है। एवरेज मंथली सैलरी में यहां वापस क्या निकालनी है? सैलरी। सैलरी वापस से कौन सी है? एचआरए वाली। बोलो क्या है एचआरए वाली? बेसिक, टीए कंडीशनल, कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब बचा क्या? एवरेज। एवरेज मंथली सैलरी का फॉर्मूला देखें, सैलरी ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग फ्रॉम, ऊपर क्या पढ़ा था ग्रेचुइटी में? ग्रेचुइटी में हम पढ़ते हैं मंथ टू मंथ होगा, यहां क्या है? डेट टू डेट रिटायरमेंट गिनना है। तो जब हम ग्रेचुइटी कैलकुलेट करते हैं और कोई बोलता है कि भाई कोई
15 अक्टूबर को रिटायर हुआ या 16 अक्टूबर को रिटायर, तो हम बोलते हैं ये छोड़ दो, सितंबर से काउंटिंग करो। लेकिन लिव इनकैशमेंट में अगर कोई मुझसे बोलता है कि कोई 16 अक्टूबर को रिटायर हुआ, तो मैं 16 अक्टूबर से ही 16 सितंबर, 16 अगस्त, 16 जुलाई, 16 जून ऐसे करके काउंटिंग करेंगे। टोटल कितने मंथ चाहिए? 10। तो एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज कोई रिटायर हुआ कब? 15/10, और आप मंथ टू मंथ गिनेंगे तो काउंटिंग कहाँ से होगी? लेकिन अगर आप डेट टू डेट गिनेंगे, डेट टू डेट गिनेंगे और ये अगर सपोज 16 है, तो आप बोलो क्या करोगे? सब दूर क्या लिखोगे? 16 लिखोगे या नहीं लिखोगे? बोलो ना। कहाँ तक जाएंगे? 16 दिसंबर। अब आपको कितने महीने चाहिए? 10 चाहिए, है ना? अगर ये 10 महीनों में सैलरी एक जैसी है, तो जो लास्ट है वही एवरेज है। सोच ले आराम से, और कमेंट कर दें, लाइक कर दें, बता दें। अगर पिछले 10 महीने में सैलरी में कोई बदलाव नहीं, कौन सी सैलरी? जो यहाँ सैलरी की डेफिनेशन है वो कौन सी है इस कैलकुलेशन के लिए? एचआरए वाली। कौन सी सैलरी? एचआरए वाली। कौन सी सैलरी? एचआरए वाली सैलरी में अगर पिछले 10 महीने में कोई चेंज नहीं है, तो जो आखिरी है वही एवरेज है। लेकिन अगर चेंज है तो क्या होगा? देखो, सपोज कोई रिटायर हुआ 20 दिसंबर को, तो हम उसकी काउंटिंग कहाँ तक करेंगे? जाओ पीछे, 20 दिसंबर से पीछे 10 महीने गिनो, तो 20 दिसंबर से 20 नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च और फेब। ये आ गया 20 दिसंबर से 20। लेकिन अगर वो बोलते हैं मई में सैलरी बदली थी, तो हम क्या बोलते हैं? नया कॉलम कब से बनेगा? जब से वापस से नया कॉलम कब से बना देना चाहिए? तो हमने मई से लेके एक कॉलम ये बनाया, तो इधर क्या आ जाएगा? 20 फरवरी से अप्रैल। अब काउंटिंग कैसे होगी? तो मई पूरा ही गिन लें कि 15 मई, 15 मई, 20 मई, 20 मई करें? पूरा ही गिन लें। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर तक के कितने महीने हो गए? और 20 दिन दिसंबर के हो गए। अगर 10 महीने टोटल लेना और इतना टाइम पीरियड यहाँ, तो बैलेंस कितना आएगा? 2 महीने और 10 दिन। अरे भाई, यहाँ 7 महीने 20 दिन है, 10 महीने में से 7 महीने 20 दिन आपने घटाए, तो कितना बचना चाहिए? 2 महीने 10 दिन। चेक कर लो, 2 महीने और 7 महीने कितने हुए? 9। और ये कितना हुआ? ध्यान रखना, मंथ हमेशा कितने का माना जाएगा। और ये कैलकुलेशन टिपिकल तब होगा जब पिछले 10 महीने में कोई सैलरी में चेंज आता है। तो अगर कोई चेंज नहीं है, तो जो लास्ट है वही आपका एवरेज मान लिया जाएगा। बोलिए मालिक, हाँ कि ना? जैसे कि क्वेश्चन ने बोला, रिटायरमेंट के समय सैलरी कितनी थी? 4000, और मई से इंक्रीमेंट हुआ था 1000 का। इसका क्या मतलब? बोले भैया, क्या मतलब निकालोगे इस बात का? वापस से पूछ रहा हूं। वो बोल रहे हैं 20 दिसंबर को जब रिटायर हुआ था, बेसिक सैलरी कितनी थी? और इंक्रीमेंट हुआ था कब से? मई से। कितने का इंक्रीमेंट हुआ था? तो क्या अंतर आएगा क्वेश्चन में? क्या? हाँ, बेसिक चेंज होगी तो कितनी होगी? मई से दिसंबर कितनी चलेगी? 4000 ही चलेगी। इसका मतलब पहले कितनी थी? तभी तो मई में इंक्रीमेंट हो गया 1000 का। तो अब कितनी हुई? स्टूडेंट यहाँ कैलकुलेशन किससे करके आ जाते हैं? 4 और 5 से। महक जी, गलत। अरे बेटा, आज सैलरी 4 है और मई से इंक्रीमेंट हुआ, तो मई में भी कितनी हुई होगी? तो मई से पहले कितनी थी? तब तो 1000 का इंक्रीमेंट लग के कितनी हुई? और रिटायरमेंट पे भी 4 है। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। बोले सभी, बोलिए भाई। क्वेश्चन बोल दे, रिटायरमेंट के समय सैलरी 4 है, मई से इंक्रीमेंट हुआ था 500 रुपए का, तो बताएं यहाँ सैलरी क्या थी? 3500। 3500। तो भाई ये छोटा सा मैथमेटिक्स अपना पूरा क्वेश्चन बिगाड़ सकता है अगर हम 10 महीने नहीं गिन पाए। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेट टू डेट रिटायरमेंट गिनना है। जिस तारीख को रिटायर हुआ वहां से 10 महीने गिन लो। बीच में कोई चेंज नहीं होता, तो जो आखिरी है वही एवरेज हो जाती। बोलो भैया, कमेंट करें सभी। अभी हमने एवरेज मंथली सैलरी में बेसिक लिया, डीए कंडीशनल लिया, और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। अब 10 दिन का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो सर अगर यहाँ 3000 है तो इंटू 2 करेंगे। 10 दिन के लिए क्या करेंगे?
और इधर 20 दिन के लिए क्या करेंगे? हाँ, 4000 डिवाइड बाय 30 इंटू, क्या कर पाएंगे मैथमेटिक्स? बोले भैया सभी। अब क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉयर ने कितने दिन दिए? 40 दिन दिए लीव हर साल के लिए। यहां पर अगला फॉर्मूला हमारे पास है, वो है एवरेज मंथली सैलरी। हमने निकालना सीखा, वापस से बोले कैसे निकालेंगे। पहली बात, सैलरी कौन सी? HRA वाली। कितने महीने की चाहिए? 10 महीने। कैसे गिनना है? डेट टू डेट। 10 महीने कैसे काउंट करना है? डेट टू डेट में सैलरी चेंज होगी तो कॉलम बनाने पड़ेंगे या नहीं बनाने पड़ेंगे? अब वही डाटा यहाँ यूज हो जाएगा। अब बचा क्या? अनअर्न लीव। अनअर्न लीव का फॉर्मूला पढ़े, टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड। कॉपी पे लिख लें। अब क्वेश्चन है टोटल लीव कैसे निकालेंगे? टोटल लीव कैसे निकलेगी? देखो भैया, जैसे मैंने क्वेश्चन बनाया, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड 40 डेज लीव फॉर एवरी ईयर। एम्प्लॉय ने कितना इनकैशमेंट करा लिया? शुभम जी डेट मुझे नहीं मालूम है, आप चाहें तो किसी को मैनेजमेंट में कॉल कर लें। जब भी अनाउंस होगा आपको, आपकी एग्ज़ाम से 1 महीना पहले हो जाएगा। आपकी एग्ज़ाम कब से है शुभम भाई? बोले भैया 40 डेज लीव, 300 लीव इनकेशमेंट, रिटायर हुआ 30 साल 7 महीने 15 दिन के बाद। क्या करने का है? क्या करने का है? बोलो क्या करना है? क्या फॉर्मूला लिखा? फॉर्मूला लिखो पहले आप। टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड, ये मैंने फॉर्मूला लिख लिया पहले। टोटल लीव माइनस लीव, टोटल लीव का फॉर्मूला बोले CYOS इंटू नंबर ऑफ डेज पर ईयर। कैसे गिनते हैं देखो भैया, फॉर्मूला देखो एक मिनट। टोटल लीव में लिखना है CYOS। CYOS में क्या करना है? इग्नोर द फ्रैक्शन, नहीं लेना है। तो बताओ अगर मेरे क्वेश्चन में मैं बोलता हूं कि 30 साल 7 महीने 15 दिन, कितना लेंगे? 30 साल 7 महीने 15 दिन, 30 साल। बोलो ना, अरे इग्नोर द। यही बात आपने काय में पढ़ी थी? नॉट कवर्ड अंडर पोगा में। जबकि पोगा में हम क्या बोल रहे थे? 6 महीने से ऊपर हुआ तो हम इसको फुल ईयर मान लेंगे, हाँ या ना? तो अभी 30 साल 7 महीने 15 दिन को कितना गिनेंगे? 30 साल। फॉर्मूला देखें यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किससे करना है? 30 डेज, या फिर जो लीव एम्प्लॉयर दे रहा है विच एवर इज। तो बोले एम्प्लॉयर या तो 30 दे रहा है, सॉरी इनकम टैक्स कितना अलाउ कर रहा है? 30 डेज। और एम्प्लॉयर मान लो कितनी दे रहा है? विच एवर इज लेस क्या आएगा? चलो एम्प्लॉयर इनकम टैक्स 30 बोल रहा है, एम्प्लॉयर जो है 25 दे रहा है, विच एवर इज। तो उससे यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30 या लीव अलाउड विच एवर इज। तो आपकी क्या आ जाएगी? टोटल लीव देखें, चेक करें, 30 या 40 विच एवर इज। तो ये एम्प्लॉयर क्या दे रहा है ये अभी मुझे जरूरत नहीं है निकालने की, मुझे तो कैसे निकालना है? तो टोटल लीव CYOS कितना? 30, नंबर ऑफ डेज 30 या 40 विच एवर इज लेस। तो ये हो गए कितने दिन? 900 में से कितनी लीव अवेल कर लिए? क्वेश्चन बोल रहा है कितनी ले लिए, कितनी बची है? 600 दिन को मंथ में लाना पड़ेगा, क्योंकि आपका मल्टीप्लीकेशन किससे है? तो कैसे लाएंगे? डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ गया मंथ। 600 दिन को मंथ में लाए तो कितने हो गए? 20 महीने हो गए भैया। बोलिए आई क्या बात समझ में? तो अभी आपको एम्प्लॉयर वाला कैलकुलेशन इसलिए नहीं करना है कि ऑलरेडी लीव अवेल्ड बताई हुई है। बोलिए भैया। तो ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड कितने दिन की लीव? 40 डेज। और एम्प्लॉई को रिसीव हुए 5 लाख रुपए, कितने दिन के? 600। तो प्रॉब्लम ये है बॉस कि आपके पास ये वाला डाटा नहीं है। अब चेक कर लो, 40 दिन की वो लीव देता है तो एम्प्लॉयर के हिसाब से 30 साल में 1200 दिन होते हैं। इनकम टैक्स के हिसाब से 30 या 40 विच एवर इज लेस कितने दिन होते हैं? 900। लेकिन अपना फार्मूला है टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड इक्वल टू अनअर्न लीव। अब अपने पास ये डाटा गायब है। ये सब क्या अकल लगानी है, क्या कॉमन सेंस लगाना है कि 5 लाख रुपए रिसीव हुए कितने दिन के? इसका मतलब 600 लीव एम्प्लॉयर के हिसाब से अभी अनअर्नड है। तो भैया इसका मतलब ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा ना, ये कि कितनी लीव अवेल ड्यूरिंग द सर्विस आप लोगों ने कर ली थी। वो डाटा कहां यूज होगा? इनकम टैक्स में यूज होगा ना।
तो कितना बचा? 300। ध्यान से देखो, उन्होंने आपको ये डाटा दिया, ये छोड़ दिया। कैसे समझूंगा? क्वेश्चन बोल रहा है एम्प्लॉय हैज रिसीव्ड रुपीज एज फॉर, इसका मतलब एम्प्लॉयर के हिसाब से कितने दिन बचे? जिसका उसने पैसा दिया तो कितने दिन बचे? 600। हाँ या ना? उस 600 दिन के हिसाब से इनकम टैक्स में मेरे पास ये दोनों डाटा गायब है, तो मुझे समझ पड़ना चाहिए कि पहले लीव अवेल्ड निकालनी पड़ेगी, वो डाटा यहां आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में सीधे लीव अवेल्ड दी हुई थी क्या? तो आपने इस डाटा को यहां यूज कर लिया था। फार्मूला बोलो, टोटल लीव माइनस इज इक्वल टू अनअर्न लीव। वापस से, टोटल लीव माइनस इक्वल टू, क्या ये जीरो हो सकती है? हो सकती है? कोई दिक्कत है क्या अपने को? तो ये दो तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपसे। एक, इसमें बैलेंसिंग फिगर निकाल के आपको यहां यूज करना है, तो ये 300 दिन डिवाइडेड बाय 30 करोगे तो कितने महीने हो जाएंगे? 10 महीने। तीसरा केस, एम्प्लॉयर आपको कितने दिन की छुट्टी देता है, तो अपन क्या बोलेंगे? 30 या 25 विच एवर इज। तो ये 30 या 25 विच एवर इज इंटू CYOS, ये आ गई आपकी क्या? टोटल लीव माइनस लीव अवेल्ड कितनी दी हुई है? मान लो 300 दी हुई है, तो कितनी बची? हाँ, तो क्वेश्चन के 3 टाइप है भैया। आपको ये इजी वाला पार्ट आता है वैसे MCQ में। बोलिए मालिक। तो लीव इनकेशमेंट के 4 स्टेप एक बार और मेरे साथ साथ रिपीट करें। पहला, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जम्प्ट है। पहली स्टेप। दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप, सैलरी का मतलब, सैलरी का मतलब मंथली सैलरी कैसे लेना है? पिछले 10 महीने गिनने में डाटा चेंज हो सकता है क्या? डेज और मंथ दोनों आ सकते हैं। अनअर्न लीव का फार्मूला, टोटल लीव माइनस टोटल लीव का फार्मूला CYOS इनटू या तो 30 या जितना एम्प्लॉयर दे, विच एवर इज। बोलिए भैया। ये था छोटा सा फार्मूला, एक दो क्वेश्चन करिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। लीव इनकेशमेंट। अगला एक और इसी तरह का फार्मूला है हमारे पास, किसका? पेंशन। पेंशन दो तरह की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड, एक होती है। अनकम्यूटेड का मतलब क्या है? जो कि टैक्सेबल है फॉर सबके लिए, फॉर गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कमेंट करें मालिक सभी फटाफट से, कमेंट करें फटाफट से भाई। कमेंट करें भाई जल्दी जल्दी। यस, चले। पेंशन में अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या होता है? जो हर महीने मिलेगी, वो हर महीने मिलने वाली कैसी है? टैक्सेबल फॉर ऑल है भाई, बोलो ना। वो टैक्सेबल फॉर ऑल है। अब बची कौन सी? कम्यूटेड का मतलब ही क्या होता है? लमसम किसके लिए एग्जम्प्ट है? और नॉन गवर्नमेंट के लिए दो अलग अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे एग्जाम्शन के आपको। गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम, गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम। नॉन गवर्नमेंट में आपको देखना पड़ेगा इफ ही रिसीव्स ग्रेचुइटी, इफ ही डज नॉट रिसीव ग्रेचुइटी। चेक करते हैं, अगर वो ग्रेचुइटी रिसीव करेगा तो एग्जम्प्ट कम्यूटेड पेंशन आएगी 1/3। ध्यान से देखिएगा, अगर उसको क्या मिली है, ग्रेचुइटी मिली है और पेंशन भी मिली, कम्यूटेड पेंशन भी मिली। दूसरे केस में उसको सिर्फ कम्यूटेड पेंशन मिली, ग्रेचुइटी नहीं मिली। तो पहला केस में एग्जम्पशन का फार्मूला 1/3 इंटू अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन। दूसरे केस में जब ग्रेचुइटी नहीं मिलती है तो ये रेशियो 1/3 की जगह क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। फार्मूला बोले 1/2 इंटू अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेड पेंशन। बोले भैया, इसको अमाउंट रिसीव्ड में से लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट टैक्सेबल। मान लो वो बोलते हैं कि 3 लाख रुपए निकाले जो कि 60% है और ग्रेचुइटी मिल रही है, तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करके बताएं। 3 लाख डिवाइड बाय 60% का 1/3 निकालें, इतना एग्जम्प्ट है, बाकी का टैक्सेबल है। देख लीजिए क्या करना है आपको। बोले हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना?
क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा कि सपोज अप्रैल से सितंबर तक उसने जॉब किया, कब रिटायर हुआ? अक्टूबर से उसको क्या शुरू हो गई? मंथली पेंशन कितने रुपए की? इसी बीच उसने कुछ भी पैसा कम्यूटेट करके नहीं निकाला, तो 5,000 इंटू 6 या 5 जितने भी महीने बच्चे सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाएंगे सबके लिए कि नहीं होंगे? दूसरा केस क्या हो सकता है? उसने पेंशन रिसीव करना शुरू की कब से, और बीच में 60% पैसा निकाल लिया किस तारीख को? अब क्या होगा सर? अक्टूबर की पेंशन बोलो 5,000, नवंबर की बोलो, दिसंबर, जनवरी, लेकिन क्या फैब में आपने जब 60% पैसा विड्रॉ कर लिया तो अब अनकम्यूटेड पेंशन गिरेगी या नहीं? तो कितना बचेगा? 5,000 का 40% आपको पेंशन मिलेगी जो कि होगी 2,000। क्या इस तरह से ये अनकम्यूटेड पेंशन निकाल लेंगे हम? अब इसी बीच आपको क्या मिला? 60% आपने कम्यूटेड पेंशन निकाली, क्या इसका एग्जम्पशन निकालना है? नहीं निकालना है? निकालना है। फार्मूला बोले, अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो फार्मूला 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू 1/2। बताएं कितना एग्जम्प्ट और कितना टैक्सेबल? 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% इंटू 1/2। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिली है तो कितना एग्जम्प्ट? 250। रिसीव्ड कितना हुआ था? 3 लाख। तो कितना टैक्सेबल? 50,000 टैक्सेबल। उल्टा अगर उसको ग्रेचुइटी भी मिली हो तो हम बोलेंगे 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% का 1/3। हाँ या ना? चेक करें क्या आंसर आ रहा है? 166,667। अमाउंट रिसीव्ड कितना है? अरे 3 लाख है ना, तो कितना टैक्सेबल? यहां कितना टैक्सेबल आ रहा था? बोलिए। तो कहने का सेंस क्या? इंपॉर्टेंट बात, ये 5,000 रुपए पर मंथ यहां से लेस हो जाएंगे कि नहीं होंगे? और ये कम्यूटेड पेंशन का एग्जम्पशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टोटल पेंशन टैक्सेबल कैसे आएगी? अनकम्यूटेड प्लस कम्यूटेड, वापस से अनकम्यूटेड प्लस अनकम्यूटेड टैक्सेबल फॉर ऑल। कम्यूटेड में आपको देखना पड़ेगा ग्रेचुइटी मिल रही है या ग्रेचुइटी नहीं मिल रही, उसके हिसाब से आप क्या देंगे? एग्जम्पशन। उसके हिसाब से हम क्या देंगे? एग्जम्पशन। बचा हुआ टैक्सेबल। तीसरा केस, अगर आपको मंथली पेंशन मिली, कितनी, कब से मिली? जिस दिन वो रिटायर हुआ, और 60% पैसा भी उसने उसी दिन निकाल लिया, तो क्या मतलब अप्रैल से सितंबर जॉब था कि नहीं था? आप चाहें तो एग्जाम में इस तरह का डायग्राम बना के देख लें, 2 सेकंड में बात समझ में आ जाएगी। ओरली करने की कोशिश करते हो इसीलिए आपसे क्वेश्चन नहीं बनते। जो भी बात समझ में नहीं आया उसको छोटा सा पेंसिल से डायग्राम बनाए कि ये बोल क्या रहे हैं क्वेश्चन में, तो आपको अपने आप ही दिमाग चलने लगेगा। अक्टूबर में जब रिटायर हुआ 60% पेंशन उसने हाथों हाथ विड्रॉ कर ली, इसका मतलब 5,000 ही कितना परसेंट है कि इसका वापस से गिराओगे क्या? 40% करोगे क्या? कि 5,000 ही 40% है? कैसे मालूम हमको? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि जिस दिन वो रिटायर हुआ उसी दिन उसने, तो अब 5,000 किसको रिप्रेजेंट करता है? तो 5,000 का 40% करने की जरूरत तो नहीं है। क्या ये प्योर मैथमेटिक्स है? इसमें इनकम टैक्स का कोई लेना देना नहीं है। ये अपने को ही समझना है कि ये 60% बाहर कर लिया पैसा, तो जो मिल रहा है वही किसके बराबर है? ऊपर वाले एग्जाम्पल में हम बोल रहे थे 5,000 मिलना शुरू हुआ, मतलब ये कितना परसेंट था? बाद में यहाँ 60% पैसा विड्रॉ हुआ तो हमने इसका 40% किया। बोले क्या बात समझ में आई? क्लियर है? ओके, चलो भाई, ये था हमारा पेंशन। तो 2 तरह के पेंशन है भाई, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड। दोनों की टैक्सेबिलिटी मैंने आपको सिखा दी। तो 3 रिटायरमेंट बेनिफिट देखे आपने, ग्रेचुइटी, लिव इनकेशमेंट और पेंशन। फोर्थ देखते हैं वीआरएस में। वीआरएस में मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी है? 5 लाख रुपए की एग्जम्पशन है, ध्यान रखना। फार्मूला बोले वीआरएस के लिए 4 स्टेप। पहला 5 लाख, दूसरा अमाउंट रिसीव्ड, जितना पैसा मिला। जैसे वीआरएस में मान लो आपको मिला 20 लाख, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे? ऊपर वाली स्टेप 5 लाख, दूसरी स्टेप 20 लाख, बोलो ना। तीसरी स्टेप लास्ट ड्रॉन सैलरी। सैलरी का मतलब वही कौन सी? एचआरए वाली। ऐसा बोलो, सैलरी मतलब कौन सी? एचआरए वाली। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 3 इंटू नंबर ऑफ सीवाईओएस। तो सीवाईओएस में फ्रैक्शन मत लेना। फोर्थ स्टेप बोलो लॉस ड्रॉन
इनटू बैलेंस नंबर ऑफ मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। जैसे कि अगर क्वेश्चन बोल दे वो 55 साल में रिटायर हो रहा है और अभी भी उसकी सर्विस के कितने साल बचे हैं, 5 साल मतलब कितने महीने, 60 महीने से मल्टीप्लीकेशन होगा। फार्मूले की नीचे की 2 स्टेप रिपीट करें, ऊपर की 2 तो इजी है। तो वीआरएस की मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी है, 5 लाख। फार्मूला बोले लास्ट ड्रॉन इनटू इनटू नंबर ऑफ सीवाईओएस। फोर्थ स्टेप लास्ट ड्रॉन सैलरी इनटू, क्वेश्चन आपको सारा डाटा दे देगा भैया, आपको सिर्फ फिगर में डाटा पुट करके आंसर निकालने का है। क्या ये बात क्लियर है? मैं डिटेल्ड पढ़ा रहा हूं आपको जैसा रेगुलर में पढ़ाया था। ये हमने सब रेगुलर क्लास में पढ़ा था या नहीं? बहुत सारे लोग ये सारे फॉर्मूले छोड़ देते हैं, मैंने आपको ये भी पढ़वाया था भैया। आखिरी पार्ट हमारे पास अब है, वो है कौन सा, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में पहला कौन सा है, स्टेचुटरी प्रोविडेंट फंड। कौन सा एक्ट लगता है, 1925 का एक्ट लगता है। ये एक्ट किस किस पे लगता है, पहला रेलवेज एम्प्लॉयज, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, यूनिवर्सिटीज और रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन। तो एसपीएफ में क्या क्या होता है, देखो पीएफ में कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ये पीएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे या नहीं करेंगे, इन दोनों के हिस्से पे इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन है इसमें से कितना पार्ट एग्जम्प्ट और कितना पार्ट टैक्सेबल। चलाइए देखते हैं। अगर एम्प्लॉय एसपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो हम 80C में उसकी क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। बोलो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है, कुछ भी करने की जरूरत। इन पे दोनों पे आने वाला इंटरेस्ट भी पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, और रिटायरमेंट के लिए भी मिलने वाला पैसा सेक्शन 10(11) में एग्जम्प्ट है। दूसरा, अब बात करते हैं किसकी, आरपीएफ। आरपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो कहां चला जाएगा, 80C में। एग्जाम में हमको ये 2 कैलकुलेशन ज्यादा आते हैं, आरपीएफ का केस आता है एग्जाम में, एसपीएफ का केस हमको नहीं आता। आरपीएफ में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कहां तक एग्जाम है देखना जरा। मेरा पहला एग्जाम्पल है 9%, तो हम बोलते हैं 12% तक एग्जाम बैलेंस। तो बताएं 9% हुआ तो फुल्ली एग्जाम। अरे बोलो, 9% हुआ तो क्या एग्जाम, 15 हुआ तो क्या, 12% ऑफ सैलरी एग्जाम बैलेंस टैक्सेबल कितना परसेंट, 3% किसका, ऑफ सैलरी का। अगला केस, अगर 18% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 12% एग्जाम, 6% टैक्सेबल। बोलो भैया, ये जो टैक्सेबल है ये कहां जाएगा, सैलरी में ऐड होगा। सैलरी का मतलब बताएं कौन सी वाली, सैलरी मतलब एचआरए वाली। बोलो भैया, हाँ या ना। इंटरेस्ट का रेट कितना एग्जाम्प्ट, 9.5 एग्जाम बैलेंस। क्वेश्चन अगर आपको बोलता है कि 18,000 रुपए का इंटरेस्ट आया जो कि 18% है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं इसमें से कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। आराम से सोचना, 18,000 18% है तो कितना टैक्सेबल, चेक करके बताओ जरा सा। 18,000 इंटरेस्ट आया जो कि 18% के बराबर है। सोचो, क्या ऐसा करेंगे कि 18,000 में 18% में से 9.5 हम पहले माइनस करेंगे तो कितना टैक्सेबल, 8.5। 8.5 क्या ऐसे निकालोगे क्या 18,000 का 8.5%, ऐसे निकालना है क्या ये। हम बोलेंगे 18,000 ही 18% है तो डिवाइडेड बाय 18% इंटू 8.5%, तो आंसर कितना आना चाहिए, 8,500। चेक कर लो आराम से। बोले भैया ऑनलाइन वाले बंधुओं, छोटी छोटी सी बातें हैं, जरा जरा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जरा सा गलत होता क्वेश्चन खसक जाता है। वो बोल रहे हैं 18,000 18% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 है और इसी का 18,000 इंटरेस्ट आया, तो हम समझ जाते हैं इसमें से 9.5 एग्जम्प्ट, 8.5 टैक्सेबल। 8.5 टैक्सेबल में लोग गलती क्या करते हैं, 18,000 का 8.5% निकाल देते हैं, गलती हो जाती है। बोलो ना यार, ये बोलो ना रे, आई छोटी सी बात समझ में, ये गलती मत करना यार। और आरपीएफ में रिटायरमेंट के समय जो भी विड्रॉ करोगे पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा, तो मुस्कुराइए भैया, आपका आरपीएफ खत्म। कितना कितना परसेंट एग्जाम, यहाँ 12 है, यहाँ पे 9.5। एग्जाम में ये दोनों ही आते हैं, टिक कर ले। यूपीएफ का क्या करते हैं, यूपीएफ, अच्छा चलो सपोज उन्होंने बोल दिया
20% ऑफ सैलरी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया तो हम क्या करेंगे? 12 एग्जम्प्ट, 8 टैक्सेबल। सैलरी का मतलब बताएं? बेसिक प्लस डीए कंडीशन प्लस कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ एचआरए वाली। तो उसका 8, सपोज सैलरी 1,73,000 है, बेसिक प्लस डीए कंडीशनल मैंने ये लिख रखा है, बेसिक दे दिया, डीए दे दिया, ये दे दिया, टोटल कितना आया? आप क्या बोलोगे सर इसका क्या करें? 8% टैक्सेबल कर दें या नहीं? कर दो, बोलो भैया। क्वेश्चन बोल दे, सपोज उसने एम्प्लॉयर ने 24,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए, अब उन्होंने परसेंट दिया है कि रुपए, अब क्या करोगे? सर अपन क्या देख सकते हैं, अपना रूल क्या है, 12% तक एग्जाम है, तो तुम क्या करो, 12% ऑफ सैलरी निकाल लो, तो तुमको क्या मिल जाएगा? रुपीज आ जाएगा, नहीं आएगा? वापस से बोलो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एम्प्लॉयर हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹24,000 फॉर आरपीएफ। अब रुपए में दे रखा है, क्या करूंगा मैं? भाई मुझे ये दिख रहा है कि परसेंट नहीं दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, अपन 12% रुपए में निकाल लेते हैं। सैलरी का 12% निकाला, कितना है? 20,760 रुपए। तो इन दोनों का डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा, बोलो ना। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको बहुत हेल्प करेंगी। यूआरपीएफ में ड्यूरिंग द सर्विस कोई ट्रीटमेंट नहीं होता भैया, और यूआरपीएफ में टीसीबी अलाउ नहीं है। रिटायरमेंट के समय यूआरपीएफ का क्या करते हैं? इसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट दोनों कौन से हेड में जाते हैं? वापस से, कोई भी पीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो कितने एलिमेंट हैं? 4। एक एलिमेंट एम्प्लॉय, एक एलिमेंट एम्प्लॉयर, एक आने इस पे आने वाला इंटरेस्ट और एक इस पे आने वाला इंटरेस्ट। ये ऑलरेडी सैलरी में टैक्सेबल हो गया, इसलिए कुछ भी करने की जरूरत। अब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पे आने वाला इंटरेस्ट जाएगा अदर सोर्सेज में, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट दोनों सैलरी में जाने चाहिए, क्योंकि कौन सी रिलेशनशिप है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो भैया ये रिश्ता क्या कहलाता है? हम बोलेंगे ये रिश्ता क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। बोलिए भैया हाँ कि ना। नेक्स्ट, सुपर एन्युएशन फंड में ध्यान रखिएगा 7.5 लाख रुपए तक का पार्ट एग्जम्प्ट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि अगर आप 3 चीजों में एक साथ कंट्रीब्यूट करते, देखें इधर, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, 80 सीसीडी और सुपर एन्युएशन फंड, और इन पे आने वाला इंटरेस्ट, ये 7.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। बोले भैया हाँ या ना? हाँ या ना? तो सपोज आपने कंट्रीब्यूट किया कितना, इन तीनों को मिला के कितना कर दिया? इसमें ध्यान रखना सुपर एन्युएशन फंड भी आ गया, आरपीएफ भी आ गया, और 80 सीसीडी भी आ गई। 12 लाख कंट्रीब्यूट किया तो मैं बोलूंगा 7.5 लाख एग्जम्प्ट, कितना टैक्सेबल? 4.5 लाख टैक्सेबल। ध्यान रखना इस 4.5 लाख पे आने वाला इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होगा। बोलो, 7.5 लाख एग्जम्प्ट तो उसका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट, 4.5 लाख टैक्सेबल तो उसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल। बोलिए आई क्या बात समझ में? ये था आपका यहां तक का पार्ट सैलरी का। कुछ बातें यहां वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे मेडिकल अलाउंस का क्या करेंगे? हाँ, जबकि मेडिकल फैसिलिटी भी अब 4 पॉइंट इसके एग्जम्पशन के हैं, 1 पॉइंट इसका टैक्सेबल का है, ध्यान रखिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस सिर्फ हैंडीकैप के लिए एग्जम्प्ट है, कन्वेंस फैसिलिटी एग्जम्प्ट है। एचआरए लिस्ट वाला 3 फार्मूला है, बोलो 3 फार्मूले हैं कि नहीं है? जबकि रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या देखना है, ऑन्ड है कि रेंटेड है। ये मैं कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, ये भी घर है ये भी घर है, लेकिन ये अलाउंस है ये परक्यूसिट है, बोलो ना। टेलीफोन अलाउंस फुली टैक्सेबल, टेलीफोन फैसिलिटी, मील अलाउंस, जबकि मील फैसिलिटी, हालांकि ये आपसे कहाँ छीन ली गई, 115 बीएससी में छीन ली गई। सर्वेंट अलाउंस, सर्वेंट फैसिलिटी, गिफ्ट इन काइंड, गिफ्ट इन कैश, बोलो हाँ या ना? बात समझ में आई क्या? और एचआरए वाली डेफिनेशन जो अपन पढ़ते हैं, ये बेसिक, ये आप सबसे पहले कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो? सबसे पहले तो कहाँ यूज की? एचआरए में यूज की। दूसरा, नॉट कवर्ड पोगा में यूज करी। तीसरा, लिव इनकेशमेंट में यूज की क्या? चौथा, आपने इसको आरपीएफ में यूज किया क्या? सोचो ना। पांचवा, वीआरएस में भी यही यूज किया क्या? बोलो ना हाँ या ना? समझ में आया? एक ही डेफिनेशन आप 5 जगह यूज कर रहे हो अलग अलग।
तो एक बार और क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, इसमें से एमसीक्यू पार्ट बात करें तो सीएस में 6 क्वेश्चंस कम से कम बनने की पॉसिबिलिटी है। सीए में जब इसका क्वेश्चन बनता है तो फुल लेंथ क्वेश्चन बना सकते हैं, पार्ट बना सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन वहां पर वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर देते हैं। बोलिए भैया, तो ये था मेरा पूरा पार्ट जो है सैलरी, यहाँ आके सैलरी एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे वो है डेप्रीसिएशन और पीजीबीपी।